Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic how is federalism practiced of class 10th civics chapter number 2. So इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि इंडिया में किस तरीके से फेडरलिज्म वर्क करता है, प्रैक्टिस किया जाता है. Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. तो जब हमने फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़े थे तो उसमें एक फीचर ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होनी चाहिए हर एक लेवल के पास. जितने भी लेवल्स हैं, चाहे स्टेट लेवल है, सेंट्रल लेवल है या फिर जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, उन सबके पास कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ पावर होनी चाहिए ताकि उनकी पावर को कोई भी उनसे छीन ना सके. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लिखे हैं ये अच्छी चीज है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फेडरलिज्म देश में हकीकत में आएगा. मतलब अगर आप ये सोचो कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डाल दिया फेडरलिज्म के बारे में और उसके बाद फेडरलिज्म देश में अपने आप आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा. If federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of clearly laid out constitutional provisions. अगर इंडिया में फेडरलिज्म एक तरीके से सक्सेसफुल हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है इंडिया में, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से इंडिया में फेडरलिज्म ने सक्सेस पाई है. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. तो हकीकत में जिस चीज की वजह से इंडिया में फेडरलिज्म को सक्सेस मिली है वो है कि हमारे देश का किस तरीके से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, किस तरीके से हमारे देश में डेमोक्रेसी है और जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है. दिस इंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन कंट्री. सो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हमारे देश में, इसके वजह से क्या हुआ है, हमारे देश में ये चीज इंश्योर हुई है कि फेडरलिज्म रहे, जो डाइवर्सिटी है उसको रिस्पेक्ट मिले, कि मतलब जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, उन सभी के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट मिले, सारी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिले. एंड ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की वजह से ही ये चीज निकल के आई है कि हाँ, हम सारे लोग एक साथ मिल के रहने को तैयार हैं. मतलब कि हमारे देश में जो फेडरलिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वजह से सक्सेस नहीं हुआ है, बल्कि हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से फेडरलिज्म आया, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिली और जिसकी वजह से हम सब में एक साथ रहने की जो इच्छा है वो उभर कर आई, इन सारी चीजों की वजह से फेडरलिज्म जो है वो आ पाया है. तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मेन चीज है. Let us look at some of the major ways in which this happened. तो अब कुछ मेजर तरीके देखेंगे जिसकी वजह से इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो सक्सेसफुल हो पाया. तो अभी हमने देखा क्यों हुआ सक्सेसफुल, क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है. कैसे हुआ वो चीज देखनी है. लिंग्विस्टिक स्टेट्स, पहला है हमारे देश में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनी. लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनी. The creation of linguistic states was the first and a major test for democratic politics in our country. तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाना जो है हमारे देश में सबसे पहला और सबसे एक तरीके से कठिन टास्क था, और ये एक तरीके से हमारे देश के लिए टेस्ट था, हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए टेस्ट था कि सब कुछ अच्छे से हो पाएगा कि नहीं. If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2019, you will be surprised by the extent of changes. So यहाँ पे अगर आप इन दोनों ही मैप्स को देखोगे, यहाँ पे 1947 का मैप है, और इसमें अगर आप देखोगे कैपिटल लेटर्स में जो स्टेट्स लिखी हुई हैं, पहले सिर्फ ये स्टेट्स थी, राइट. सो 1947 में ये वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गए थे. पाकिस्तान के मतलब एक पूरा पाकिस्तान जो है हमसे अलग हुआ था, बट पाकिस्तान के अपने दो हिस्से थे, एक तो वेस्ट तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ ईस्ट तरफ पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है. ठीक है, तो ये दोनों हिस्से हमसे अलग हो गए. बट जो बाकी इंडिया बचा उसमें आप देखोगे मेजरली बहुत ज्यादा स्टेट्स आपको नहीं देखने मिलेंगी. ऊपर कश्मीर है, नीचे पंजाब, ये राजपुताना यहाँ पे है जो कि आज का राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात, ये पूरा यहाँ पे देखोगे वेस्ट में, तो नीचे बॉम्बे है, यहाँ पे मैसूर, हैदराबाद, ये सेंट्रल प्रोविंसेस नाम दिया हुआ है बीच में. फिर यहाँ पे बिहार है, उड़ीसा है, यूनाइटेड प्रोविंसेस हैं जो कि आज का यूपी है. देन यहाँ पे असम है, ईस्टर्न साइड अगर आप देखोगे तो सिर्फ असम लिखा है. तो बहुत सारे ऐसे स्टेट यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहे जो कि आज के टाइम में हमारे देश में प्रेजेंट है. जैसे अगर आप अभी 2019 का मैप देखोगे तो आपको लद्दाख अलग से दिखेगा, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर अलग से स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मतलब बहुत सारे
स्टेट हैं जो कि पहले 1947 के टाइम पे नहीं दिख रहे थे। जैसे आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ देखोगे, राइट, झारखंड देखोगे, तो छत्तीसगढ़ एंड झारखंड आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा एंड बिहार है, राइट, यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंसेस हैं। इसी तरीके से अगर आप ईस्ट में देखोगे तो आपको कहीं पे भी मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ये सारे स्टेट्स नहीं दिख रहे, सिर्फ मेजरली एक असम दिख रहा है। बाद में असम को तोड़ के ये सारे जो स्टेट्स हैं वो बने। मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे स्टेट्स नहीं थे, बट उसके बाद क्या हुआ, लैंग्वेज के बेसिस पे काफी सारे स्टेट्स को अलग किया गया। Many old states have vanished and many new states have been created. तो 1947 से लेके 2019 तक और इवन 2024 तक बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो खत्म हुए हैं और बहुत सारे नए स्टेट बने हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो पहले थे 1947 के टाइम में थे बट अभी वो नहीं है, राइट। और इसी तरीके से कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो पहले नहीं थे बट अभी आपको देखने मिलेंगे। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। तो अलग अलग स्टेट्स के जो एरियाज हैं, उनकी बाउंड्रीज हैं, उनके नाम हैं, वो चेंज हुए हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि राजस्थान जो है वो पहले राजपूताना था, ठीक है। इसी तरीके से साउथ में आप देखोगे तो यहाँ पे मैसूर है। आज आप मैसूर जैसा एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं पाओगे। यहाँ पे मद्रास है, मद्रास की जगह आज आपको तमिलनाडु देखने मिलेगा, एक अलग से स्टेट। तो पहले जो स्टेट्स थी अब वो चेंज हो गए, उनके एरिया चेंज हो गए, उनके नाम चेंज हो गए और उनकी बाउंड्रीज चेंज हो गई। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. तो 1947 में बहुत सारी इंडियन स्टेट्स के बाउंड्रीज को चेंज किया गया, उनमें से नई स्टेट्स बनाने के लिए। This was done to ensure that people who spoke the same languages lived in the same state. अब क्यों ऐसा किया गया था, क्यों पुराने जो स्टेट्स थे उनकी बाउंड्री को चेंज करके नई स्टेट्स बनाई गई थी? ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वो सारे लोग जो एक पर्टिकुलर भाषा बोलते हैं वो एक एरिया के अंडर रह सकें। मान लो जैसे राजस्थान एंड गुजरात जो है वो आसपास है, अब बीच में कुछ ऐसे लोग होंगे जो पहले 1947 के टाइम पे जो बाउंड्री के हिसाब से राजस्थान में आ रहे हैं बट वो बोल गुजराती रहे हैं, ठीक है। मतलब वो स्टेट वाइज राजस्थान के अंडर है बट बोलते वो गुजराती हैं। तो इस केस में जो हमारे लीडर्स थे 1947 में, उन्होंने ये चीज रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने क्या किया कि ठीक है चलो, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, राजस्थान एंड गुजरात का एग्जाम्पल। तो मान लो उन्होंने क्या किया कि जो बाउंड्री है राजस्थान की उसको चेंज कर दिया और जो लोग, जिन एरियाज के लोग गुजराती बोलते हैं उनको गुजरात के अंडर कर दिया और राजस्थान का जो बाउंड्री है वो चेंज कर दी। राजस्थान के अंदर सिर्फ वो जगहें रखी, वो विलेजेस रखे, वो सिटीज रखी जहां पे सिर्फ राजस्थानी बोली जाती है, राजस्थान का कोई भी फॉर्म बोला जाता है। इसी तरीके से गुजरात के अंडर अब वो सारा एरिया कर दिया जिसमें गुजराती बोली जाती है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे स्टेट्स की जो बाउंड्रीज है वो चेंज की गई, ये इंश्योर करने के लिए कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक स्टेट के अंडर रहें। Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography. अब ऐसा नहीं था कि सारी की सारी स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर ही बनी है। कुछ ऐसी स्टेट्स भी थी जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनी बल्कि उस पर्टिकुलर जगह के कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो स्टेट्स बनी है। जैसे कि नागालैंड हो गया, उत्तराखंड, झारखंड, ये कुछ ऐसे स्टेट्स के एग्जाम्पल है जो यहाँ की स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए नहीं बने हैं, यहाँ के कल्चर की वजह से बने, यहाँ की एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी की वजह से बने हैं कि यहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, यहाँ का जो कल्चर है वो बाकी जगह से बहुत अलग है, तो इसलिए इन स्टेट्स को अलग से बनाया गया है। अब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को इतनी आसानी से नहीं बांटा गया। शुरू में जब लोगों ने लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का डिवीजन करने की डिमांड की थी तो हमारे जो लीडर्स थे वो हिचकिचा रहे थे, वो थोड़ा सा इस चीज को लेकर बहुत डाउटफुल थे कि हमें स्टेट्स को इस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पे बांटना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि 1947 में क्या हुआ था, हमारा पार्टीशन हुआ था। तो जो लीडर्स थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि अगर हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बांटना शुरू कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो देश और ज्यादा टुकड़ों में बट जाए। आज ये लोग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, कहीं कल ऐसा ना हो कि लैंग्वेज के बेसिस पे नए देश की डिमांड करने लग जाए। तो जो हमारे लीडर्स थे उनको शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट थी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करने में। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। तो क्योंकि उनको बहुत ज्यादा डर था, पार्टीशन से होकर सब लोग गुजरे थे, तो वो सबके वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ टाइम के लिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स को एक तरीके से
रेजिस्ट किया, उसको टालने की कोशिश की कि जब तक लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने की डिमांड को टाला जा सकता है तब तक उन्होंने टाला. But the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. But अब क्योंकि जब हमें ये पता ही है कि हमारे जो इंडिया है उसमें स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारी अब डिवाइड हो चुकी हैं, तो अभी तक के एक्सपीरियंस से हमें ये समझ आता है कि ये एक अच्छा डिसीजन रहा. लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बनाने से काफी फायदे देखने मिले. एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इजियर हो गया. हमें पता है इस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर भाषा बोली जाती है, तो वहाँ की एजुकेशन उस भाषा में प्रोवाइड करानी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की भाषा में चलवाना, अगर कोई ऑर्डर निकालना है तो उस पर्टिकुलर जगह की भाषा में उसको प्रिंट करवाना. तो ये सब की वजह से क्या हुआ है, अगर हमने स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बांट दिया तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हुआ है और ज्यादा हमें देश में एकता देखने मिली है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अपनी जगह पे प्यार से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और वो दूसरे लोगों को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ दूसरी जगह दूसरी भाषा बोली जाती है. तो मतलब कि ये जो डिसीजन लिया अल्टीमेटली हमारे देश के लीडर्स ने कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बांटना है, तो वो चीज गलत साबित नहीं हुई, ये काफी पॉजिटिव चीज रही. सो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी आसानी से अपनी मर्जी से लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बनाई थी. जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पड़ा था, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालना पड़ा था, तब जाके जो गवर्नमेंट है वो प्रेशर में आके उसने माना था कि चलो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाते हैं. तो पहली जो लिंग्विस्टिक स्टेट इंडिया में बनी थी वो थी आंध्र प्रदेश. तो जो मद्रास वाला रीजन है, ये जो पूरा मद्रास वाला रीजन है, यहाँ पे तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों को अलग से एक स्टेट दी गई और वो स्टेट थी आंध्र प्रदेश. तो पहली जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनी थी 1956 में वो थी आंध्र प्रदेश. उसके बाद फिर काफी सारी जो दूसरी स्टेट्स देखने मिलती हैं हमें जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बनी वो आई. अब भले ही शुरुआत में गवर्नमेंट ने काफी हिचकिचाहट दिखाई, लोगों ने काफी प्रेशर डाला, तब जाके लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट आई, बट ओवरऑल अभी तक का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा है. सो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो अच्छे से काम कर रहा है.